किसी किताब के पन्नों में बंद कहानी अगर अपने पात्रों के साथ साथ आपके समाज को एक नए महानायक का तोहफा दे जाए, तो लेखक और किताब की सफलता अपने आप में कुछ नए मापदंड स्थापित करती हुई जान पड़ती है। कुछ ऐसा ही होता है जब पाठकों के बीच आती है आशीष कौल की किताब दीदा, कश्मीर की योद्धा रानी। आशीष कौल की पहचान एक बिजनेस लीडर और कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट की है, जो उन्होंने करीब 27 साल जी नेटवर्क, हिंदुजा ग्रुप और बजाज जैसे जाने माने समूहों के साथ अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पाई है। पिछले कोई 4-5 साल में आशीष कौल का एक और परिचय 4 बेस्टसेलर किताबों के लेखक के रूप में भी बना है। कश्मीर में फैले आतंकवाद की जड़ और उसके हालातों को उजागर करने वाली उनकी किताब रेफ्यूजी कैंप से उन्होंने काफ़ी चर्चा बटोरी। दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर उनकी ऐतिहासिक विषय पर लिखी किताब है, जिसके माध्यम से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई समेत उंगलियों पर गिने जा सकने वाली महिला रोल मॉडल्स की संख्या से संतुष्ट भारतीय समाज को कश्मीर की रानी दिद्दा के रूप में वो महानायिका दी है, जिसने अपनी शर्तों पर अपने बनाए नियमों के अनुरूप अपने युग में पुरुषवादी पितृसत्तात्मक समाज को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि मौके दर मौके उसे ठेंगा भी दिखाया। आशीष के मुताबिक यूं तो अब भूतपूर्व रानी की पूरी कहानी जानने का दावा कोई नहीं कर सकता, पर इस किताब के बारे में वह सिर्फ एक ही वाक्य कहना चाहते हैं। ये दीदा के जरिए हर जुझारू महिला की कहानी है। विश्व भर की महिलाओं के लिए दीदा एक प्रेरणा है। नमस्कार। और ये हमारे वैली ऑफ वर्ड शब्दावली में ये अगला सत्र मेरे साथ हैं प्रसिद्ध मनोरंजन और मीडिया के श्री आशीष कौल, जिन्होंने मनोरंजन और मीडिया से मध्यकालीन मर्मकथा को एक संगम पे लाए हैं, जो कि आगे हम बात करेंगे दिद्दा के बारे में, कश्मीर की योद्धा रानी। हालांकि दिद्दा की जो कहानी है वो सिर्फ कश्मीर की कहानी नहीं, सारी पितृसत्तात्मक संरचना को तोड़कर एक नई संरचना बनाने के लिए और अपने रास्ते पे हर एक चुनौती को आंख में आंख डाल के संभालने के लिए। तो मैं शुरू करता हूं जब उन्होंने शेर के आंख में आंख डाला था, वहां से शुरू करते हैं। जी, आप उसी से बताइए कि ये आंख में आंख डालना जो है, मैं शब्दार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ जी। आपकी कहानी का यह भावार्थ क्या है? आपने आई मीन जो आपने कहा एग्जैक्टली ये पूरी कहानी या पूरा जो मेरा सफ़र है वो बस वही है कि आंख में आंख डाल के बात करने का जो जुनून है या जो उसके पीछे की कहानी है, वही महिलाओं की कहानी है। अनफॉर्चुनेटली इसको आंसर करने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं कि मैं एक ऐसे समाज से आता हूं कि जो ट्रूली मैट्रियार्कल सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, हम वैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी साउथ को ज़्यादा मानते हैं, पर वो टेक्निकली है नहीं। वहाँ ज़्यादा पुरुष जितने हैं वो बाहर काम करते हैं, तो बाय फोर्स जितनी महिलाएं हैं वही घर संभालती हैं। मैंने पूरा अपनी जीवनी जिस माहौल में बिताई, तो उस माहौल से जब मैं बाहर आया, सो कॉल्ड जब एक घाटी से हम लोग मेनलैंड में आए, तो जो यहाँ का मैंने माहौल देखा वैसा माहौल मैंने कश्मीर में नहीं देखा। हालांकि कश्मीर बड़े बहुत मायने में पिछड़ा हुआ माना जाता है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरे पिताजी आज ऑलमोस्ट ही इज़ इन हिज 90s, वो आज भी खाना बनाते हैं अपनी प्लेट। हमने कभी अपने पिताजी को किसी और को प्लेट उठाते नहीं देखा। वो आज भी अपनी प्लेट खुद उठाते हैं, धो के अपनी जगह रखते हैं। आज भी घर का काम वो करते हैं, बिकॉज माई मदर इज़ इन अ सर्टन मेडिकल कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। और वही हमने देखा। हमारे अगल बगल में जितनी महिलाएं थी उनमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, IAS अधिकारी ऐसे बने। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैंने देखा कि ऐसा बहुत बड़ा एक डेल्टा है कि महिलाओं को एक सर्टन वे में देखा जाता है, जो हमने कभी बचपन में नहीं देखा। और फिर कई चीज़ें ऐसी होती गई लगातार जीवन में, जहाँ पे मुझे एक सवाल पूछा गया एक 8 साल के बच्चे ने कि हम कश्मीर इतना खूबसूरत और इतनी खूबसूरती इसके अगल बगल में है और हम कश्मीर से हैं, अगर ऐसा है तो हम कश्मीर में क्यों नहीं रहते। उस वक्त मुझे बड़ा एक
सबसे सिंपल आंसर ये लगा ये कहने में कि भाई यहाँ पे आतंकवाद था, हम माइनॉरिटी में थे, हमको प्रोसिक्यूट किया गया, इसके लिए हमको जाना पड़ा। पर मुझे लगा कि वो एक 8 साल के बच्चे के लिए वो सही आंसर नहीं था। उसके उसके जवाब में रेफ्यूजी कैंप जो मैंने किताब लिखी वो उसके लिए थी, उस 8 साल के बच्चे के लिए थी। फिर बाद में कई मीडिया जगत से जुड़ा रहा, बिजनेस से जुड़ा रहा, और लगातार ये सवाल मेरे सामने आता गया कि एक जेंडर बायस है, एक लड़ाई है जो चल रही है, जो ऊपर से शायद बहुत ज़्यादा हमको हिट नहीं करती है, बट दैट देयर इज़ दैट टर्मोइल, वो बॉईल कर रहा है नीचे, समाज नीचे से उबल रहा है। तो उसके लिए मुझे समझ में आया कि हम लोग लगातार फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम एक्टिविज्म की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि, और मेरे अंदर ये द्वंद्व कि ये है नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये है भी, इसको नकार भी नहीं सकता। जो सामने देखा उसको भी नकार नहीं सकता, जहाँ से आया हूँ उसको भी नहीं नकार सकता। तो ऐसा लगा कि जो समानता की बात हो रही है, जो जेंडर बायस रिमूव करने की बात हो रही है, क्राइम अगेंस्ट बात, तो हम हमेशा हाथ फैला के क्यों मांग रहे हैं? ऐसा समाज में क्यों है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मांगना पड़ता है? ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था। या महिलाओं को सम्मान मांगना क्यों पड़ता है? इक्वालिटी मांगना क्यों पड़ता है? इक्वालिटी मांगने से नहीं मिलता। So being a research scholar, then I figured out the reason is point of reference is missing. कि आज जैसा मैं कहता हूं कि चांद छोटा इसलिए है क्योंकि धरती उससे बड़ी है, धरती छोटी इसलिए है क्योंकि सूरज उससे बड़ा है। महिलाओं के जो ये पूरा जो मामला है, इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हमारे पास महिलाओं से जुड़े हुए पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। जब हम आज बात करते हैं, कल भी मैं सुन रहा था, हम पुरुषार्थ की बात करते हैं। क्या फेमिनिज्म में ऐसा कोई वर्ड है? नहीं। जब हम फीमेल इश्यूज की बात करते हैं तब भी हम पुरुषार्थ की ही बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शायद पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना, पर क्या वो सच है? वो सच नहीं है। अब सिर्फ मेरे समझ में ये आया कि ये चीजें मिसिंग है, इस वजह से ये जो ये लड़ाई है, ये इस वजह से है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं, यू कांट पुट इट टू बेड। सो देन आई फिगर्ड आउट व्हाट could be done to change the equation. So unless you bring this change, unless आप एक point of reference खड़ा करें कि जिस पे आप चल रहे हैं उससे बड़ा भी कुछ है। जैसे मुझे एक बात याद आती है कि हमेशा मैं ये कहता भी हूं कि रक्षाबंधन, जो हम उसको कैसे समझते हैं कि एक भाई एक वचन देता है अपनी बहन को कि मैं हूं, बहन उससे उम्मीद करती कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन ऐसा था नहीं। अब देखिए उसको कैसे बनाया गया, उसको कैसे शिफ्ट किया गया। एक भगवान ने एक वचन दिया कि तुमने मेरी उंगली पे, मुझे चोट लगी, मैं भगवान हूं, ये धरती आकाश सब कुछ मैं ही हूं, मुझे भी चोट लग सकती है। तुमने भगवान की पट्टी की, भगवान का एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। सो आई ओव यू वन, इसको कैसे कन्वर्ट किया गया? सो पॉइंट ये था कि अब जब हम मॉडर्न समाज में जी रहे हैं, आंख से आंख मिलाने की बात करते हैं, तो दिद्दा मेरे लिए 2 कारणों से बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि मेरे परिवार की कहानी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए दिद्दा पूरे विश्व की कहानी है। जो ये लड़ाई है इसका सोल्यूशन दिद्दा है। वो इसलिए कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आयाम, ऐसा कोई बेंचमार्क हो जो दिद्दा ने नहीं तोड़ा। उस वक्त की, जिस वक्त की ये गाथा है, उस वक्त कहते थे कि जैसे हमने सुना कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी ऐसा कहा जाता था कि एक ही मर्द है पूरे कैबिनेट में जो खुद इंदिरा गांधी है। उस वक्त में, उस दौर में, दिद्दा के दौर में ये कहा जाता था कि अगर कोई मर्द है तो वो दिद्दा है, बाकी उसके सामने कुछ भी नहीं, कोई खड़ा नहीं रह सकता था उसके सामने। और वो आप सोचिए कि उस व्यक्तित्व की दहशत इतनी थी कि पहली बार हमको हिस्ट्री में ये सुनने को मिलता है द विच क्वीन, जो अदरवाइज हमने हॉलीवुड की फिल्मों में काफी देखा होगा। विच क्वीन, इस तरीके की काफी फिल्में बनती हैं, पर उस समय का जो समाज था, जो बड़े बड़े, दिस इज द स्टोरी ऑफ 10th सेंचुरी इंडिया, जब हिंदुस्तान एक अरूज पे था, असेंडिंग इंडिया था उस वक्त, जिसको सोने की चिड़िया हम कहते थे, कि हर चीज में इंडिया एक बीकन था, एक फीलिक्स था सारी दुनिया के लिए। उस वक्त में कहा जाता था कि अगर ये जो महिला है ये इतनी स्ट्रांग इसलिए है कि ये काला जादू जानती है। तो वहां से ये कहानी कहना बड़ा जरूरी था। और खाली दिद्दा एक सीरीज है, मेरा एक प्रोजेक्ट है स्त्री देश, जिसमें दिद्दा जैसी 13 ऐसी महिलाएं हैं जिनका इतिहास में कहीं कोई नामो निशान नहीं है, जिनका नामो निशान मिटा दिया गया, पर
दुनिया आज जिन आयाम से चलती है, जिसमें पब्लिक पॉलिसी, टैक्सेशन, वॉरफेयर, कॉम्बैट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल जो विजडम हमारे पास में है, आज दुनिया में जितने बेंचमार्क्स हैं, जितना हम सोशली और इकोनॉमिकली जितने पैरामीटर्स पे दुनिया चलती है, you will be surprised to know that all those parameters were creations of women, and more importantly creations of the women of my country, and more specifically they came from one geographical region which was the undivided Kashmir. और आप में से शायद, मुझे नहीं पता कितने लोग ये शायद कभी सुना भी हो आपने, दुनिया के the greatest military commanders ever born on this planet, the greatest, I choose my words very seriously, the greatest military commanders ever born on this planet were all the women from undivided Kashmir. But we don't know. So today हम लोग मांगते हैं इक्वालिटी जो हमें कभी नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास में वो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस नहीं है. सो माय जर्नी इन अ वे इज अ क्वेस्ट इज द क्वेस्ट टू आंसर दैट व्हाई शुड दिस डिस्पैरिटी बी देयर. बट वो तब तक नहीं होगी जब तक इन महिलाओं को आप उनका राइटफुल प्लेस समाज में नहीं देंगे. उस बच्चे को आप ये मत बताइए कि ये तुम्हारी बहन है, इसके लिए तुमको इसकी इज्जत करनी है. दिक्कत वहां से शुरू होती है, जब पेरेंटिंग से दिक्कत शुरू होती है कि एक पेरेंट अपने बच्चे को ये सिखाता है कि इसको सम्मान दो क्योंकि ये महिला है. नहीं, ये मत सिखाइए. बच्चे को ये सिखाइए कि ये इक्वल नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रांग है. अब बस में ये लिखने से कुछ नहीं होता. दिल्ली में मैं देखता हूँ, आधी जिंदगी मेरी दिल्ली में बीत गई, वहां लिखा रहता है ऊपर हर जगह पे ये महिलाओं के लिए सुरक्षित है, वहां आपको पुरुष ही बैठा हुआ मिलेगा. पहली लड़ाई तो वही होती है कि भाई खाली करो सीट. तो अब होता नहीं है. क्या वो पुरुष जो बलात्कार क्यों होते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन क्यों होते हैं, क्या वो अपनी घर की महिलाओं के साथ ऐसा करता है? नहीं करता. तो लेकिन होता तो ये है, उस बलात्कारी, उस क्रिमिनल की भी तो माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी. तो ऐसा ये जो ड्यूअल कैरेक्टर है मेरी नजर में ये इसलिए है क्योंकि हम उसको एक इमोशनल पॉइंट, एक नोशनल वैल्यू हमने बना दिया है. फेमिनिज्म को या इश्यूज को एक नोशनल वैल्यू है, ये हम पे थोपा जाता है कि आपको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए. नहीं, ये मैं आई डोंट बिलीव इन दिस. बट द पॉइंट ऑल्सो इज देन हाउ डू यू करेक्ट इट. सो आई थिंक bringing out the points of references like Dida is the solution. समाज में उनको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई है. क्या बात. मैं आपकी इस मुद्दे पे दो चीज़ों का जिक्र करूंगा. एक तो कि समाज भी आगे उभरता है. समाज एक स्थित केंद्रित बिंदु नहीं है, वो बिंदु भी बदल जाती है. अब हम ये देखें कि आपके इस कहानी में मैं पहले विक्टर ह्यूगो के ल मिज़रेबल का मैं एक उदाहरण लेता हूँ. ल मिज़रेबल विक्टर ह्यूगो ने कहा था, उन्होंने 3 किताब लिखे, 3 ही उपन्यास लिखे, और 3 उपन्यास में उन्होंने ये साबित करने के प्रयास में उन्होंने कहा कि इंसान का जो जीवन है वो 3 शक्तियों से चलता है, इंसान की इच्छा से नहीं चलती है. और ये 3 शक्तियाँ क्या हैं? पहला है समाज, उसके लिए उन्होंने लिखा द हंचबैक ऑफ नोत्र दाम. दूसरा धर्म, जिसके लिए ल मिज़रेबल. और तीसरी प्रकृति, द टॉयलर्स ऑफ द सी. तीनों किताब में एक बड़ा अनोखा उन्होंने एक शैली प्रयोग की. शैली ये था कि जो मुख्य चरित्र था, जो प्रधान किरदार है, कहानी तो उसकी है, पर उसको दिखाने के लिए एक दूसरा चरित्र, हाँ, प्रोटैगनिस्ट और सेंट्रल कैरेक्टर को उन्होंने अलग कर दिया किताब में. ल मिज़रेबल का सेंट्रल कैरेक्टर था इंस्पेक्टर जावेर, जो एवोल्यूशन देखता है जॉन वैल्जेन का. आपकी किताब में मुख्य चरित्र तो देता है, पर आपके पास 2 सूत्रधार हैं, एक विक्रम सेन और दूसरा अभिनव गुप्त. इन दोनों के आंखों से आप थोड़ा सा देदा की कहानी बताएं, जैसे एवोल्यूशन हो. एब्सोल्युटली. आई मीन इन एनी केस मैं कल से अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ. एक तो जहाँ लक्ष्मी और शंकर स्वयं बैठे हों, तो इनके सामने कुछ ऐसी बात कर रहा तो
and you know the point is, you know, he is such a senior broadcaster, और मुझे अच्छे से पता है कि कई देश के चलाने वाले वो मना कर देते थे आने से अगर ये नहीं हो तो इनके सामने मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से अचानक ये यहाँ प्रकट हुए, और मुझे एकदम से यकीन नहीं हुआ कि मैं इनके सामने बैठा हूँ। हम तो इनके पूरा जीवन है हमारे लिए एक प्रेरणा रहा। तो और बाकी सबको मैंने सुना है, सुजाता को सुना, कल एक दो लोगों को सुना, कितना अच्छा, यू नो, दिस इज आई थिंक द लास्ट 2 days हैव बीन इन अ वे एक्सट्रीमली लाइफ ऑल्टरिंग फॉर मी, कि इतना अच्छा काम हो रहा है। एंड यू नो समटाइम्स वी जस्ट डोंट नो, सैडली, बट यू नो ही रिलेट्स टू इट। यू नो दिस इज द एज ऑफ मार्केटिंग, एंड I possibly have been able to do my work, articulate my work in a better way than others, but there is so much of great work that everybody has done, and it's really been very enriching for me. Sorry, मैं बीच बीच में अंग्रेजी बोलता हूँ कि मुझे ये मतलब ये भी एक मुझे ये सीख मिली कि हिंदी की बर्बादी का कारण सबसे बड़ा ये है कि हिंदी की एक इमेज ऐसी बन गई है कि आप हिंदी की बात करिए तो बेचारा उसने 5-6 दिन से शेव नहीं किया होगा, बाल ऐसे होंगे, वो झोला लेके घूम रहा होगा, है ना, कुर्ता फटी जेब होगी उसकी, और वो सवाल का जवाब देने से पहले एक वो सिगरेट का कश लेगा, किसी और दुनिया में चला जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली, यू नो, जितने हमारे बड़े बड़े लेखक हुए आज के, बहुत मतलब मुझे आई फील नो ऑफेंस, बट द फैक्ट इज कि हम लोगों ने खुद हिंदी की ये हालत कर दी है। कितने बड़े बड़े लेखक हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने हिंदी के लिए क्या किया? हर आदमी का पॉइंट ऑफ रेफरेंस अंग्रेजी है, ये हमारी एक एनीवे द डिफरेंट रीजंस, बट द पॉइंट इज, दिदा के बारे में जब हम बात करते हैं तो संक्षेप में अगर मैं दिदा की कहानी हम सबको अगर बताऊं, तो एक ऐसी लड़की की कहानी जो कहीं से भी अंडर प्रिविलेज नहीं थी, जिसका जन्म एक उस वक्त के सबसे बड़े राज परिवार में हुआ। लोहार साम्राज्य, जो आज हम नहीं समझते, लोहार मतलब वो लोहा पीटने वाले लोग नहीं, लोहार साम्राज्य आज का अगर आप देखिए एंटायर वेस्ट पाकिस्तान, पुंछ, राजौरी, हरियाणा और पंजाब, आप समझ सकते हैं कितना समृद्ध एक राष्ट्र रहा होगा। इट्स अ फूड बोल ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो वहां की राजकुमारी का नाम था दिदा, जो उनके पिता ने मांगा। आप सोचिए, यू नो, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट दिस डिवाइड, मेल फीमेल एक्टिविज्म में बात होती है। राजा सिमराज ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने मुझे 2 बेटे दिए, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनमें वो बात नहीं है, आप मुझे एक बेटी दीजिए जिससे मैं ये सुनिश्चित कर पाऊं कि मेरा जो साम्राज्य है मेरे आगे भी चले। ये उन्होंने मांगा, और भगवान ने, उस वक्त के लोग थे, उन्होंने मांगा, भगवान ने दिया, एक बेटी हुई। और उस दिदा के बारे में कहते हैं, मेरी नानी कहती थी कि वो तिलोत्मा जैसी थी। तिलोत्मा हम सब जानते हैं कितनी खूबसूरत थी। और जब वो पैदा हुई और कुछ ऐसा घटा कि खुद माँ बाप उसको मारने चल पड़े, उसको मार नहीं पाए पर उसको वापस ले आए, बट दे अबैंडन, उन्होंने, अपने माता पिता ने दिदा को अबैंडन कर दिया, एक राजसी फरमान से उसको अबैंडन कर दिया कि हमारी बेटी नहीं है। उनकी एक नौकरानी थी वालजा, जो काफ़ी समय से सेविका रही, और उसने महाराज से कहा कि मैंने आपकी बहुत सेवा की, आप ये बेटी मुझे दे दीजिए। सो ये एक ऐसी लड़की कहानी है जिसका जन्म एक राज परिवार में हुआ, एक राजकुमारी के रूप में हुआ, और उसी के माँ बाप ने उसको मारने की कोशिश की, नहीं मार पाए और उसको अबैंडन कर दिया। उसको एक नौकरानी ने पाल पोस के बड़ा किया, अपना दूध पिला के बड़ा किया। और ये गाथा उस लड़की की है, उस बालिका की है, जिसने अपने दम पे अपने शौर्य को अर्जित किया और दुनिया की सबसे बड़ी रानी बनी, सबसे लंबा राज करने वाली रानी बनी, और सबसे बड़े खतरनाक टर्ब्यूलेंट भूखंड पे उसने एक छत्र राज किया। उसने 3 राजघरानों को, जो सेंट्रल एशिया का उस वक्त का सबसे बड़ा किंगडम था, उस पे राज किया। और यही उसकी गाथा नहीं है, उसके 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दिदा की लाइफ के, जिनका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं। पहली चीज, दुनिया की पहली रिकॉर्डेड पैरा एथलीट दिदा। दुनिया आज जिन पैरामीटर्स पे चलती है, उसमें हम जिस दौर में रहते हैं, वॉरफेयर सबसे हम देखते हैं, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हम तो 70 साल से चाइना से भी, पाकिस्तान से भी लड़ ही रहे हैं, हमें तो कभी बांग्लादेश और श्रीलंका भी आंख दिखा देता है। हम वैसे एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर स्ट्रैटेजी, उसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, हम सब जानते हैं, हमने देखा सीरिया में, अफगानिस्तान में, बहुत थोड़े लोग इतने बड़ी बड़ी फौजों को छका देते हैं।
गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत किसने की? दुनिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव लड़ाई युद्ध नीति जिससे कोई जीत नहीं सकता, उसका पुरुषों से कोई लेना देना नहीं. The greatest war strategy ever, guerrilla warfare, was the creation of a woman called Dida. आज दुनिया चलती है किन पैरामीटर्स से? काउंटर इंटेलिजेंस. हमने फिल्में देखी, द ब्रिज ऑफ स्पाइज, और हम देखते रहते हैं जेम्स बॉन्ड, ये सारी कहानियां हम देखते हैं कि दुनिया आज स्पाइज और काउंटर इंटेलिजेंस से चलती है. इसमें आज क्या हम सोच सकते हैं कि कहीं महिलाओं का हाथ है? कहीं नहीं. शायद एक आधी महिलाएं आती है जरूर है, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं उनको, पर हम नहीं मानते, ऐसा मान ही नहीं सकते कि काउंटर इंटेलिजेंस जैसी चीज महिला कहाँ चलती है. दुनिया में सबसे पहला काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस that ran missions across Central Asia, successful missions across Central Asia, was creation of a woman called Dida. दुनिया का पहला काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म दिदा ने बनाया. आज हम जैसे पुरुषार्थ, फॉर एग्जांपल स्त्रीयार्थ शायद कहना चाहिए, मुझे पता नहीं, पर आज वैलर की, शौर्य की मिसाल क्या दी जाती है? हम एक सैनिक को मानते हैं, क्योंकि सैनिक इसलिए एक मिसाल माना जाता है क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो बिना आपका धर्म जाने, आपका नाम जाने, आपके लिए गोली खाता है बॉर्डर के ऊपर. उससे बड़ी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं हो सकती. उसको पता नहीं कि पीछे कौन है, लेकिन वो गोली खाता है हमारे लिए. इसमें हम सैनिक को सबसे बड़ा मानते हैं. उस सैनिक के ऊपर भी हमने फिल्मों में देखा, उड़ी जैसी फिल्में देखी, कमांडोज. तो इस वक्त अगर माना जाए मोटा मोटा सबसे एग्जाम्पल अगर हम एक बहादुरी की माने तो कमांडोज हमारे माने जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कमांडो दस्ता, सबसे खतरनाक कमांडो दस्ता, उसका पुरुषों से कोई लेना देना नहीं था. दुनिया का पहला आधिकारिक कमांडो दस्ता, उसकी क्रिएशन एक महिला ने की, एक हिंदुस्तानी महिला ने की, जिसका नाम दिद्दा था. Very good. इस कमांडो दस्ते का नाम था एक अंगी. This was a concept that then eventually ईस्टर्न कंट्रीज ने, सामुराई कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक अंगी से हुई. एक अंगी मतलब वो व्यक्ति जिसका माइंड, बॉडी, सोल एंड वेपन इज परफेक्टली अलाइन. देन यू बिकम अ सोल्जर, जिसको कोई हरा नहीं सकता. उसकी नींव रखी दिदा ने. अच्छा, ये चीजें भी मायने नहीं रखती. एक और बड़ा ये है कि हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में बहुत सुना. उसके बारे में हमने कभी ये नहीं सुना कि महमूद गजनी ने जब हिंदुस्तान पे इवेंचुअली कब्जा किया, इस्लाम की आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई यहाँ पे सोमनाथ के साथ जो भी हुआ, हमने कभी ये नहीं सुना कि महमूद गजनी अपने जीवन में कोई लड़ाई हारा. हमने हमेशा ये सुना कि महमूद गजनी इतना खूंखार था कि जब वो युद्ध के मैदान में उतरता था, बड़े बड़े राजाओं का सूसू निकल जाता था. सॉरी फॉर द वर्ड, बट दैट्स द वे गजनी को हमारी हिस्ट्री में ऐसे प्रेजेंट किया गया. कि आप जानते हैं महमूद गजनी अपने जीवन में 2 बारी कुत्ते की तरह मैदान छोड़ के भागा, और वो इसलिए क्योंकि उसका सामना एक लड़की की फौज से हुआ था जिसका नाम था दिदा. तो ऑफिशियली दिदा के रहते उसके जीवन काल में कभी कोई यहाँ हमला नहीं कर पाया. और ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, इसको डिफेंड करने वाला सबसे पहला पुरुष भी एक महिला थी. वो एक महिला थी जिसने इस देश की रक्षा की. 10th सेंचुरी के बाद वो लगातार जो 100-150 साल का जो अरसा रहा, यहाँ कोई देख नहीं पाया, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एशिया में इतनी दहशत थी कि हिंदुस्तान की तरफ देखना मत, वहाँ दिद्दा का राज है. मतलब वो लूजली कहते थे वहाँ दिद्दा का राज है, हालांकि दिद्दा का राज तो बिल्कुल वो पेरिफेरल उसमें था, पर यहाँ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था. वो इसलिए कि काबुल की एक लड़ाई थी, जब वहाँ के एक बड़े राजा का, जब राजा भीमशाह, जो सबसे बड़ा राजशाही थी, राजा भीमशाह कौन थे? दिदा के नाना. सो यू नो, दिस इज जस्ट इमेजिन, ये कितने स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्कल एनवायरनमेंट में ये लड़की थी कि उसके नाना, ये उसके पिताजी खुद इतने. तो जब उनका देहांत हुआ तो गजनी के परिवार से जब हमला हुआ, उनका ये था कि अब तो कोई है नहीं हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की डिफीट तय थी, क्योंकि 37,800 करीब 38,000 खूंखार, उनको सैनिक नहीं कह सकते, मारकाट मचाने वाले सेंट्रल एशिया के जो वॉरलॉर्ड्स थे वो इकट्ठे हो गए. उनको पैसा चाहिए था, वो पैसा सिर्फ हिंदुस्तान में था. हिंदुस्तान की कोर्ट का डिस्ट्रक्शन तय था 24 घंटे में. सिर्फ एक भूल हुई, उन्होंने दिद्दा को अंडर एस्टिमेट किया. दुनिया की सबसे खूंखार लड़ाई, 38,000 ऐसे लोग जिनका मारकाट करना रोज का नियम था, उनका सामना केवल 501 लोगों से हुआ. और ऐसी लड़ाई हुई, ये तो मैं आपको समय उतना नहीं होगा मैं आपको बताऊं कि लड़ाई कैसे हुई, पर वो लड़ाई
ये 501 लोगों ने जीती, जिसका नेतृत्व दिदा कर रही थी। क्या 501 लोगों ने 38,000 लोगों को धूल चटाई। आप सिर्फ ये गैस करिए कितनी देर में लगी हुई। टुडे वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। हमको तो जैसा मैंने कहा बांग्लादेश और श्रीलंका भी आंख दिखा देता, पाकिस्तान और वो तो हमारे बुरा हाल किए हुए हैं। आप गैस कर सकते हैं, मैंने कई गैस किए, मैं हमेशा गलत था। आप गैस करिए कितने महीने कितने साल में वो लड़ाई खत्म हुई होगी। कोई ये गैस कर सकता? 5-6 मिनट। जिन्होंने किताब नहीं पढ़े मतलब 44 मिनट्स, 44 Oh my God! एक घंटे से कम में 44 मिनट में वो लड़ाई खत्म हो गई, जहां 501 लोगों ने 38,000 लोगों को तबाह कर दिया। राजा भाग गया, महमूद उनका जो कमांडर इन चीफ था उसको पकड़ लिया गया और उसने दिदा के सामने विनती की कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखूंगा। नरवाहन वगैरह जितना डिफरेंस उनका वो आए कि नहीं माँ ये तो माफी मांग रहा है, अहिंसा परमो धर्म हिंदुस्तानी। उसने कहा बेवकूफ़ी की बात मत करो। ये जो कॉन्वर्सेशन है इट्स ए लेसन फॉर टुडेज आज के युग के लिए। दिदा ने कहा बेवकूफ़ी की बात मत करो, अहिंसा परमो धर्म आदि बात मत करो। धर्म की रक्षा करने के लिए भी, अगर धर्म मतलब जो सही है, धर्म मतलब ये नहीं कि जो आपके लिए सही है, धर्म मतलब जो समाज के लिए सही है, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़े वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शी हैड this commander in chief crushed under the feet of her elephant। और उसके बाद बाकी सब भाग गए। और सबके सब भागे। और वो दिन था और उसके बाद का 100 साल था, किसी ने हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की कि वहां एक पागल औरत का राज है। Now this was the character of Dida, but the most important part, do you know why was Dida abandoned? अगर वो उसके मस्तक में लिखा था कि ये इतनी महान है, ये इतनी महान बनेगी, पर वो उसको उसके माता पिता ने क्यों त्याग दिया? दिदा उस लड़की की कहानी है जिसको मांगा गया ईश्वर से, पर उसको त्यागा गया इसलिए क्योंकि वो अपंग पैदा हुई थी, उसकी एक टांग नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? एक लंगड़ी लड़की ने ये दुनिया को पलट दिया, अपने बल पे पड़ा, अपने बल पे पलटा। उसके साथ में कोई बाप, कोई दादा, कोई नाना नहीं था। यहां तक कि उसके जो कमांडर इन चीफ थे विक्रम सेन, जहां से कहानी शुरू हुई थी, उसने भी कहा था कि मैं तो सिंहासन से बंधा हूं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उस लड़की ने वॉरफेयर पता है कैसे सीखा? वो जहां सैनिक अभ्यास करते थे, जहां लोहार की सेना जहां अभ्यास करती थी, वो वहां लंगड़ाते लंगड़ाते गिरते पड़ते वहां तक जाती थी और उनको देखती थी और लकड़ी से वो तलवारबाजी सीखती थी। इवेंचुअली जब वो शेर की ये बात कर रहे थे तो वो लड़की अड़ गई। उसने कहा सिखाओगे तो तुम ही। उसने कहा सिखाऊंगा तो मैं सिखा नहीं सकता। और ये शारदा विद्यापीठ जो दुनिया की सबसे पुरानी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, जो आज मुजफ्फराबाद में है, खंडर है वहाँ पे, तो दुनिया का पहला श्री यंत्र ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट अगर कहीं किया गया तो श्री यंत्र उस शारदा विद्या मंदिर की जो छत है वहाँ पे लिखा गया। अब्दुल गफ्फार एक वहाँ के अफगान गवर्नर थे, डायनामाइट लगा के उड़ा दिया उसको, तो 5-6 किलोमीटर दूर अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने देखा है। तो पहला इंस्क्रिप्शन जो दुनिया में श्री यंत्र को जब ट्रांसलेट किया गया तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक शेर ने दिदा के कज़न पे हमला किया और उस लंगड़ी लड़की ने एक लकड़ी के सहारे विक्रम सेन ने उसके ऊपर तलवार फेंकी उस शेर के ऊपर और दिदा ने भी फेंकी। शेर मर गया। विक्रम सेन को ये लगा कि उसने कहा, और विक्रम सेन ने डांटा, जो ये कॉन्वर्सेशन है, विक्रम सेन ने उसको डांटा कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें कितनी बारी समझाया कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उसने कहा पहले ये देख लो मरा कैसे। तो पता चला कि वो असल में मरा तो वो दिदा ने जो लकड़ी फेंकी थी उससे उसका गले के आर पार वो हो गया था, विक्रम सेन की तलवार चूक गई थी। तो विक्रम सेन की महानता ये थी, देखिए हमेशा जो दिदा की कहानी में जो जहां से कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था, दिदा वॉज सराउंडेड बाय सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। विक्रम सेन, हम सब ने शायद मेरे ख्याल से बाहुबली देखी होगी, हमने उसमें कटप्पा को देखा, कितना महान कैरेक्टर था कटप्पा का। अब आप समझिए कि विक्रम सेन कौन था। विक्रम सेन वैसा व्यक्ति था जो कटप्पा जैसे लोगों को ट्रेन किया करता था। उसका शौर्य इतना था, जब वो दरबार में जाता था तो महाराज स्वयं खड़े हो जाते थे कि विक्रम सेन मेरे दरबार में पधारे हैं। और वो उस परिवार से आता था जिसने लोहार साम्राज्य को सिर्फ कमांडर इन चीफ दिए थे। उसने फिर ये कहा कि अगर मैंने दिदा जैसा एक शिष्य नहीं पाया तो मेरा जीवन बेकार है, मैं महाराज को देख लूंगा जो महाराज करेंगे। पर अगर मैंने दिदा को नहीं सिखाया तो उन्होंने दिदा को बाद में ट्रेन किया और उन्होंने ट्रेन किया, थियोरेटिकली बहुत बड़ी वीरांगना बनी। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ही था, जिसकी एक टांग नहीं है वो युद्ध के मैदान में प्रैक्टिकल कॉम्बैट में जाएगा तो वो कैसे करेगा, वो तो बैलेंस ही नहीं बना पाएगा। तो उन्होंने उसके लिए एक नकली टांग ऐसे बनाई
जिससे अब सोचिए एक नकली टांग पे एक आदमी इतना एक व्यक्ति इतना खूंखार इतना बलवान हो सकता था कि उसके सामने बड़े बड़े राजाओं के पांव कांपते थे और वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इसका शौर्य इतना महान है। वो कहते थे ये चुड़ैल है, इसको काला जादू आता है। तो पहली बार उन्होंने थ्योरी एक फ्लोट की कि शी इज द विच क्वीन, इसको चुड़ैल रानी भी कहा जाता था। ये तो हमने फिल्मों में देखा। अभिनव गुप्त की बात कर रहे थे उधर आप अभिनव गुप्त की बात करने से पहले मैं वो थोड़ा सा अंश पढ़ देता हूँ कि अभिनव गुप्त दिद्दा से मतलब साधारण आदमी से मुलाकात करते ही नहीं थे। तो पहली बारी जो है जब दिद्दा उनसे मिलने जाते हैं वो कहती है कि मैं शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। और अभिनव गुप्त को और नरवाहन जो दिद्दा के जो ट्रस्टेड कमांडर हैं वो सोचते हैं कि ये शास्त्रार्थ कैसे करेगी। तो उसके मैं बस 3 सवालों का पहले जिक्र कर लेता हूँ, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो पहले बोलते हैं कि अभिनव गुप्त दिद्दा से कह रही है पहली मुलाकात पे, आप 3 साधारण से सवालों का जवाब दें। अगर आपने उन सवालों का सही से जवाब दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम शास्त्रार्थ के लायक हो। दिद्दा ने कहा मैं तैयार हूं गुरु। अभिनव गुप्त ने अपना पहला प्रश्न किया, जीवन क्या है? दिद्दा ने कहा, जो स्वयं को नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाने वाला संघर्ष और यात्रा ही जीवन है। उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न किया, मोक्ष कौन प्राप्त करता है? दिद्दा ने कहा, जो स्वयं को समझ जाता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा से मिल लेता है। फिर अभिनव गुप्त का अंतिम प्रश्न था, कोई स्वयं को कैसे जान सकता है? तो तीनों प्रश्न जो हैं एक के बाद एक थे और दिद्दा ने जवाब दिया, स्वयं को इच्छाओं से मुक्त करके कर्म एवं कर्मफल की बेड़ियों से मुक्त होने पर ही कोई स्वयं को जान सकता है। मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि ये वार्तालाप तो शायद आपकी कल्पना शक्ति से आई होगी या वार्तालाप का कहीं पे मर्म कथा में लिखी होगी। तो ये वार्तालाप के जो ये 3 सवाल हैं वो आपने कहाँ से सुने थे? इससे पहले अभिनव गुप्त को समझना बहुत ज़रूरी है। जो 10वीं शताब्दी का जो भारत था वो एक बहुत ही एक जो आज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, जो एक सोच थी उस वक्त का जो भारत था वो जेनिथ पे था, एक पिनिकल पे था, एक सोच जो पूरे दुनिया को जो चलाता था। अब तो खैर एक अलग चीज़ हो गई है। अब हमने हैरी पॉटर की अभी बात हुई तो हमने वो फिल्म भी शायद सब लोगों ने देखी होगी। डम्बलडोर का एक कैरेक्टर हमने देखा होगा जो प्रिंसिपल थे हॉगवर्ट्स के। कितने मतलब एक सच अ लवली कैरेक्टर और कितने पावरफुल। और अक्सर मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी मर्यादा वही होती है, वो उतने ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, कॉन्ट्री टू व्हाट वी बिलीव। अब आप सोचिए कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था डम्बलडोर। अभिनव गुप्त के बारे में वेस्टर्न जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई था इन फ्लैश एंड ब्लड, दैट वाज अभिनव गुप्त। आज 18 पीएचडी सिर्फ अभिनव गुप्त के काम पे हो रही हैं। जो शिविज्म जो हम भगवान शिव के स्वरूप को जो हम जानते हैं पब्लिक डोमेन में जो है, वो सारे का सारा श्रेय अभिनव गुप्त का है। उन्होंने शिविज्म को एक स्ट्रक्चर दिया और वो शिविज्म बाद में शंकराचार्य के द्वारा बाकी पूरे दुनिया में फैला। तो और उनके बारे में कहा जाता था कि वो 5 एलिमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते थे। उनकी भाव भंगिमा पढ़ के मौसम बदल सकता था। वो इतने शक्तिशाली थे, किसी महाराज में इतना राजा में सामर्थ्य नहीं था कि वो अभिनव गुप्त को बुला पाए। और अभिनव गुप्त का जो परिवार था वो उड़ीसा से ललितादित्य के कहने पे कश्मीर में वो लोग सेटल हुए थे। अभिनव गुप्त के बारे में कहा जाता था कि वो अजन्मा है, स्वयं भगवती की योनि से पैदा हुए, भगवान शिव का अवतार माना जाता था, इसलिए उनमें ऐसा कहा जाता था। पर उनमें इतनी सिद्धियां थी कि वो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। वो दिद्दा के गुरु बने, धर्म गुरु बने। और दिद्दा के जीवन में एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि दिद्दा की शादी उस दौर के सबसे अय्याश राजा के साथ हुई, राजा शेमगुप्त, जो कश्मीर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी रहा। पर लेकिन वो सबसे, अब देखिए ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, उसका हैरम इतना बड़ा था कि दुनिया की तमाम देशों की महिलाएं उसके हैरम में थी। पर उसका दिल सिर्फ एक महिला पे उसने जीवन में प्यार किया, वो दिद्दा, एक लंगड़ी लड़की से उसने प्यार किया। और उसकी एक मिसाल है कि आप देखिए वो 10वीं शताब्दी का भारत में ऐसी। और दिद्दा के जीवन में जैसे हम कह रहे थे कि ये कैरेक्टर, इसको अलग करके आप देखिए इसके अगल बगल में कौन है। विक्रम सेन मैंने आपको बताया, अभिनव गुप्त, उस नाट्य शास्त्र,
अभिनव गुप्त की देन है। जो योर ड्रामा, योर परफॉर्मिंग आर्ट्स, इट इज द क्रिएशन ऑफ अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त फिर बाद में आपके जो शेम गुप्त थे, वो उस वक्त का सबसे अय्याश राजा था, लेकिन शेम गुप्त इतना ईमानदार था, उसने कहा कि मुझसे ज्यादा काबिल मेरी बीवी है, और राज करने की छूट, क्योंकि दिद्दा ने उससे परमिशन नहीं मांगी। द ब्यूटी, सी हम लोग ऐसे मांगते हैं ना, दिद्दा ने यही कहा, यही गलत है कि ऐसे नहीं मिलेगा कुछ, आपको साबित करना पड़ेगा आगे आके। उसने साबित किया, एक लंगड़ी लड़की ने साबित किया, उसने कश्मीर को बदहाली के दौर से वापस लाया। शी मेड इट अ प्रॉस्परस किंगडम। और उससे खुश होके शेमगुप्त ने सब मंत्रियों के खिलाफ जाके ये कहा कि नहीं, मैं अय्याश राजा हूं, राज ये आपकी आप समझिए आपकी बदकिस्मती है कि आपको मुझ जैसा राजा मिला। मुझे मेरा राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बीवी मेरे से अच्छा राज कर सकती है। और उसने उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक सिक्का इश्यू किया। वो एक पुरानी कवर में, उसमें सिक्का भी है, हमारे पास में अवेलेबल है वो सिक्का। उस सिक्के में लिखा हुआ है, दिदक शेमगुप्त दुनिया का पहला राजा, दुनिया का शायद पहला पुरुष ऐसा था जिसने कहा मेरी बीवी मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझे मेरी बीवी के पहले नाम से जाना जाना चाहिए। इसके लिए उसके बाद में इतिहास में उसका नाम लिखा गया दिदक शेमगुप्ता। वो लड़की ने साबित किया, उसने मांगा नहीं। तो ये उसका एक वो था। अच्छा, ये जो कहानी थी, ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि दिद्दा की जो कहानी है वो क्या है। मेरी कहानी अगर हम उससे हट जाए तो दिद्दा एक ऐसी महिला की कहानी है जो सबसे अय्याश थी। शी वॉज वर्स्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट, जिसने अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल किया सत्ता में बने रहने के लिए। उसने अपने बेटे की हत्या की, उसने अपने पोतों की हत्या की, और उसका कमरा, उसका कक्ष ऐसा माना जाता था कि किसी भी पुरुष जो अपने आप को पुरुष समझता हो, उसको छूट थी उसके कमरे में जाने की। ये दिद्दा का चरित्र बनाया गया था। इतिहास में ये चरित्र दर्ज है कि दिद्दा वॉज अ कैरेक्टरलेस वुमन, शी हैड नो सेंस ऑफ कैरेक्टर, शी यूज्ड हर सेक्सुअलिटी टू रिमेन इन पावर, और उसने हर वो सामदाम दंड भेद का यूज किया जिससे वो सत्ता में बनी रहे, चाहे अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पोतों को रास्ते से हटाने के लिए। ये दिद्दा का ऑफिशियल जो हिस्ट्री, जो एक ही हिस्ट्री में दिद्दा का मेंशन है, वो कलहन पंडित ने लिखी थी आज से करीब 1200 साल पहले। उसने जो कश्मीर का डॉक्यूमेंटेशन सबसे, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड अदरवाइज इन हिस्टोरिकल राइटिंग। ही वाज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। उसने ये लिखी थी राज तरंगिणी। उसमें कश्मीर के 1000 साल का इतिहास है, उसमें 2 पन्ने दिद्दा पे भी हैं, और ये वहां से आया कि दिद्दा एक चरित्रहीन महिला थी। तो ये जब मैं सुना करता था बचपन में, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मेरे परिवार की भी गाथा है, तो जब 11वीं शताब्दी में जब ये कंट्री को इन्वेडर्स चलाने लगे तो सबसे पहली कैजुअलिटी आपका कल्चर होता है। आज भी हम सूट बूट पहने हुए आदमी को ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं ना क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज थे। वो उनका खाना, उनका पहनावा, उनकी बातचीत हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गई। तो इसके लिए तो आज हम हिंदी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस अब अंग्रेजी है। सो वहां से इस बात की शुरुआत हुई कि फिर, बिकॉज आई एम अ रिसर्च स्कॉलर माई सेल्फ, सो मेरे परिवार में जो असली गाथा थी दिद्दा की वो जीवित रही। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो उनके कुल से आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में मौखिक तौर से वो गाथा जीवित रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिली। और मैं सबसे अनयूजुअल ब्लैक शीप इन द फैमिली, जिसका हिस्ट्री और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। मुझे ये कहानी विरासत में मिली। क्यों? क्योंकि मेरी नानी हमेशा कहती थी तुम दिद्दा के जैसा बिहेव मत किया करो, because you tell me this can't be done and I'll tell you 1 million ways with which it can be done. That is what my whole professional career is based only on those things कि आप बताइए कि ये नहीं हो सकता, वो कैसे किया जा सकता। तो वो मुझसे बड़ी वो परेशान रहती थी कि तेरा होगा क्या, तू तो बिल्कुल दिद्दा जैसा है। तो वो मुझे बिट्स एंड पीसेस में कहानियां बताती थी। अभिनव गुप्त और उनका कॉन्वर्सेशन भी मुझे उनसे मिला, लेकिन हाँ, इसमें जो आपके हाथ में है ये एक क्रिएटिव रेंडिशन है हिस्टोरिकल राइटिंग का, जो एक मूल किताब है जिसका नाम है स्त्री देश, जो रिसर्च मोनोग्राफ है, विच इज द फर्स्ट validated authentic piece of history that these 13 women existed in flesh and blood. अच्छा, इन 13 महिलाओं में very quickly I can tell you, I've been the business head of Hinduja Group. दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बैंक इंडसइंड बैंक मैंने लॉन्च किया था हिंदुस्तान में, और मैंने सारी दुनिया को ये बताया कि बैंकिंग की शुरुआत वेस्ट से हुई। टोटली गलत था। दुनिया का पहला बैंक एक हिंदुस्तानी महिला ने बनाया था।
दुनिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक हिंदुस्तानी महिला ने बनाया, वो महिला कश्मीर से थी। दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, हमको बताते थे हमेशा ग्रीस से आया, मैंने भी सबको यही बताया, ये भी गलत था। दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रानी कलनिका ने शुरू किया आज से 3700 साल पहले हिंदुस्तान में। दुनिया की पहली फीमेल एम्बेसडर जो थी वो कश्मीर से थी। दुनिया की पहली आधिकारिक रानी, जिसको नॉट एज एन आर्म कैंडी, हम लोग रानी कंफ्यूज करते हैं ना, आर्म कैंडी एज ए कॉन्सोर्ट, नो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और ये कश्मीर का इतिहास रहा कि वहां की रानियां कभी भी आर्म कैंडी नहीं रही। इसीलिए मुझे हमेशा बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं पला बड़ा किसी और माहौल में हूं, यहाँ देख कुछ और रहा हूं, यहाँ बातें कुछ और होती हैं। हमारे यहाँ तो अगर हम कहते हैं कि शक्ति मतलब महिला, तो वही हमने देखा, वही समझा। सो दैट इज द बैकग्राउंड टू दिस। हमारे वार्तालाप के अंतिम चरणों में हैं हम लोग, लगभग 5 मिनट बचे हैं जी। तो मैं आपको दिद्दा का जो एक दिद्दा के विपरीत के जो किरदार हैं, चंद्रलेखा, दिद्दा ने जो चीज़ें तोड़ी, सामाजिक बंधन तोड़े, सामाजिक नियम तोड़े, अपने नियम बनाए, चंद्रलेखा उन नियमों के शिकार हो गई। तो दिद्दा विरल है, रेयर है, चंद्रलेखा कॉमन है जी। परंतु जो विरल है उसी से हमें मालूम पड़ेगा कि जो अविरल है जी। वो कितना सामान्य है। जी। चंद्रलेखा का और दिद्दा के बीच में एक तुलनात्मक मिनट भर के लिए आप बताएं। चंद्रलेखा वो है जो दिद्दा होना चाहती थी। दिद्दा हमेशा से एक कॉमन लड़की होना चाहती थी। दिद्दा को क्या चाहिए था? दिद्दा की जर्नी अगर आप देखें, उसकी पूरी जर्नी सिर्फ एक चीज पे टिकी हुई थी, मुझे मेरे पिता और मेरे माता का प्यार कैसे मिले। ये दिद्दा को अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिद्दा की पूरी जीवनी किस लिए गुजर गई? उसने जो भी किया अपने जीवन में सिर्फ इसलिए किया, उसको ये कभी समझ ही नहीं आया कि मेरे माता पिता ने मुझे क्यों त्याग दिया। मुझे मेरे पिता हमेशा इतने खुश रहते हैं, मेरे कजिन्स हैं, मेरे बाकी के भाई बंधु हैं, उनके साथ में खुश रहती है मेरी माता, मेरे देखते ही वो माथा क्यों पलट लेते हैं इस तरफ। उसकी पूरी, दिस इज द जर्नी ऑफ अ डॉटर हु इज लुकिंग फॉर हर पेरेंट्स लव, एंड उसके दिमाग में जरा भी, पूरी जीवन में, दिद्दा के जीवन में कभी भी एक भी ऐसा पल नहीं है जहां उसको ये लगा हो कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम हूं। दैट इज द ग्रेटनेस, दैट इज द पावर, दैट इज ब्रेवरी। दिद्दा कन्वर्टेड एवरी अपॉर्चुनिटी जो उसके लोगों ने उसके खिलाफ चीजें की, वो अकेली थी, उसने उन सबको लड़ा, उन सारी एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया। जब बगावत हुई, फाल्गुन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आप देखिए, दिद्दा के अगल बगल में कोई महिला नहीं है, सारे के सारे उस दौर के सबसे दिग्गज, एक से एक दिग्गज व्यक्ति थे। फाल्गुन, उसकी प्राइम मिनिस्टीरियल शिप पे अलग से रिसर्च किया जा सकता है। वो इतना सुलझा हुआ प्राइम मिनिस्टर था, पर उसका नेगेटिव ये था कि उसमें भूख थी। वो पहला प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का था जो राजा बनना चाहता था, और उसको ये प्रोफेसी पता थी कि कश्मीर की नियति एक महिला के हाथ में है, क्योंकि कश्यप ऋषि ने वो एक भविष्यवाणी की थी कि ये जब मिट्टी हो जाएगा, उस मिट्टी से, उस राख से एक महिला का जन्म होगा जो कश्मीर की नियति दोबारा लिखेगी। उसने अपनी बेटी को वहां फिट कर दिया जिसका नाम चंद्रलेखा था। और चंद्रलेखा अपने बाप की बड़ी मतलब चहेती बेटी थी। उसके बाप ने कभी दोबारा शादी भी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि अपनी बेटी को, और उसने धीरे धीरे उसकी शादी अपने राजा से करवा दी। उसको पता था एक दिन समय पलटेगा, और ये राजा तो एकदम से बेकार है, कभी ना कभी तो उसको जाना ही है। वो ड्रग एडिक्ट था, उसको बहुत सारी अलग बीमारियां भी थी। तो एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट इवेंचुअली जब एक ऐसा समय आया कि जब राजा का देहांत हुआ, तो फाल्गुन ने बगावत की। उसको लगा कि बस यही एक मौका है, आखिरी मौका मुझ पे है कि मैं कश्मीर की सत्ता को कैसे हासिल करूं, और उसने दिद्दा के खिलाफ बगावत की। उसने कहा, अब सती प्रथा का नियम लागू होगा, तुम्हें राजा के साथ में देह त्याग करनी पड़ेगी। Now, incidentally, हमने पद्मावत फिल्में बनाई। We always glorify this pain. I don't know why. We glorify this pain of women. और हम लोगों ने इस एक्टिविज्म को एक बाजार बना रखा है। महिलाओं के साथ जो पेन होता है उसको हम बेचते हैं, उस पर गोष्ठियां होती है, सोल्यूशन नहीं होता। दिद्दा का पांचवा, जो मैं भूल गया था, पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया में पहली ऐसी महिला जिसने आधिकारिक रूप से सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, और ऐसी आवाज उठाई कि उसने सती प्रथा का इस्तेमाल किया, अपने सारे दुश्मनों का उसने सफाया किया। उसने फाल्गुन से कहा, मुझे सती प्रथा मंजूर है, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, ये सीक्वेंस से जाएंगे, बड़ी रानी पहले कूदेगी।
मेरे परिवार में एक कहावत है कि दिमाग सबके पास में होता है, पर दिमाग वो होता है जो वक्त पे काम आए। और दिदा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी। जिसका पति की डेथ हो, जिसका बेटा 7 साल 8 साल का हो, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती। उसको ये पक्का था कि फाल्गुन ये कॉन्फ्लिक्ट से हट जाएगा जो ही मैं शर्त रखूंगी। पर हाउ डू यू मेजर द ग्रीड ऑफ अ मैन हु इज कंज्यूम्ड बाय पावर? सो फाल्गुन ने कहा ओके, और दूसरी शर्त ये रखी कि तुम मेरे बेटे को अभी राजा घोषित करोगे। फाल्गुन ने सोचा मर जाएगी कल को तो क्या होता है, ठीक है डन। पर दिदा को ये बात पक्का था कि जब जब सती प्रथा की तरफ ये बढ़ेंगे तो कोई बाप ऐसा नहीं हो सकता वो अपने बच्चे पे आंच आने दे, खासकर बाप और बेटी। और बेटी को भी ये पूरा यकीन था कि माय फादर विल नॉट लेट एनी हार्म कम माय वे। तो दिदा जब चंद्रलेखा उस तरफ बढ़ रही थी तो उसको यकीन था कि मेरा बाप अभी भी बस एक इशारा करेगा और मैं बच जाऊंगी। और फाल्गुन के जिंदगी में उसके दिमाग में द्वंद चल रहा था, तख्त या बेटी, तख्त या बेटी, तख्त या बेटी। बेटी आखिरी कदम पे थी, उसने बाप को देखा कि आप कुछ कर नहीं रहे, और बाप ने आंखें बंद कर ली, उसने सर फेर लिया। He had chosen throne over his daughter. चंद्रलेखा was so heartbroken that she jumped into the funeral pyre. और दिदा ने जब ये देखा कि एक बाप इतना अंधा हो गया तख्त के लिए, कल को मेरे बेटे को कैसे देखेगा, उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, हमको नहीं, मेरे को राजा ने फरमान दिया है, ये सुनिश्चित करना है मुझे कि कश्मीर जब तक सेफ हैंड्स में नहीं रहेगा मेरा राज रहेगा। और बाकी की फौज जो कमांडर्स थे, who had seen her work, so they came forward, रानी दिदा की जय, and Falgun had no other way but to quit. क्या हुआ? मैं इसी वक्त पे थोड़ा सा हमारे वार्तालाप का विराम दे के जो सवाल लोगों के मन में उभर रहे होंगे, हाँ सुजाता जी तो काफी देर से मैं देख रहा था कि पूछना चाह रही हैं आप पूछिए प्लीज। हाँ, मुझे आपकी किताब, वैसे तो दिद्दा का कैरेक्टर ही बहुत फैसिनेटिंग है हिस्ट्री में, मतलब उनको सिर्फ बदनाम महिला के तौर पे दिखाया गया है हिस्ट्री में, तो मुझे बहुत आकर्षित करती थी दिद्दा। लेकिन आप अपने पूरे नरेशन में उनका एंड बताना भूल गए कि जिन पेट्रियार्कल टूल्स के जरिए उन्होंने राज किया, फाइनली उन्हीं से उनकी मौत होती है, आखिरी प्रेमी उनको मर्डर करता है। नहीं, आई थिंक योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। दिदा डाइड ऑफ अ नेचुरल डेथ, दिस इज रॉन्ग, दिस फैक्चुअली रॉन्ग। और जो दो नरेशंस हैं, दोनों नरेशन में दिदा को कोई मारता नहीं है, दिदा की कभी वैसे डेथ नहीं हुई, सो दैट इज एन इनएक्यूरेसी। अगर ये कहीं पर है तो ये टोटली गलत है, हिस्टोरिकली टोटली रॉन्ग है, ऐसा Are you कहीं। sure? एब्सोल्युटली श्योर मैम, आई एम द ओनली बायोग्राफर इन द वर्ल्ड, सो एंड इट्स पार्ट ऑफ माय स्टोरी। So Dida died of natural, she died of old age, and when she died, she is the only woman to have Kashmir, the undivided Kashmir, under peaceful control for 52 years, ना उससे पहले ना उसके बाद। और दिद्दा का एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं आईएम्स में पढ़ाता हूँ, तो सक्सेशन प्लानिंग दिद्दा ने उसके, क्योंकि उसका ब्लड रिलेशन में कोई जिंदा नहीं बचा था, दिद्दा वाज दी ओनली सोल सर्वाइवर। उसके 5 भांजे थे जो लोहार साम्राज्य में थे, उन्होंने उनको बुलाया और कमरे में सेबों का ढेर रखा। उसने कहा, और बाय दिस टाइम अगर आपको महाभारत कहानी याद हो, हर जो सक्सेसर होता है उसको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वो सब उन्होंने क्लियर कर लिए, पांचों में से किसी को भी राजा बना दो। तो उसने कहा कि जो मुझे एक बार में सबसे ज्यादा सेब ला के देगा मैं उसको राजा बनाऊंगा। नहीं, मतलब वो ठीक है, मैं आपकी किताब पढ़ना चाहूँगी, मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट आज मुझे जगा कि मैं ये किताब पढ़ती हूँ, और बहुत पहले पढ़ा था मैंने, इसलिए मैं आपको सोर्स नहीं याद करके बता पा रही हूँ, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। हो सकता है कि वो सोर्स अनऑथेंटिक हो, आपकी बात एक ही सोर्स है, वो राजतरंगी है, कलहन पंडित की। दूसरी चीज जो मुझे लगी पूरी बातचीत में, वो ये कि आपने रेफरेंस पॉइंट से, मेल रेफरेंस पॉइंट से आपने शुरू की बात कि हम सब कुछ वहाँ से देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी अपनी किताब में लगभग वही बातें कह रही हूँ कि हम सब कुछ मेल रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं, इसीलिए हम कैनोनाइजेशन में भी गलतियाँ करते हैं और मूल्यांकन में भी गलतियाँ करते हैं। पर मेल रेफरेंस पॉइंट से जिसको हम पावर, बहादुरी या शिवलरी या विरिलिटी कहते हैं, वही तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट हैजंट चेंज्ड, मुझे ये लगता है। सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। उन्होंने जो कहा कि दिद्दा के चरित्र में जिस चीज़ों की बहादुरी दे रहे हैं वो मेल रेफरेंस पॉइंट की चीज़ों की बहादुरी दे रहे हैं। नहीं, दिद्दा की कहीं अगर आप पढ़ें हाँ, आपको आई थिंक दिद्दा की जो पूरी जीवनी है वहाँ कहीं पुरुष एग्जिस्ट ही नहीं, मेल फीमेल डिवाइड एग्जिस्ट नहीं करता था दिद्दा की लाइफ में। हम उस दिद्दा इज अ पीप इनटू द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल
जिसको कभी ये समझ ही नहीं आया कि उसके माँ बाप उसको प्यार क्यों नहीं करते, बिकॉज शी नेवर बिलीव दैट शी वाज डिसेबल्ड। उसके वैल्यू सिस्टम में एक्सेप्टिंग दैट शी वाज नॉट परफेक्ट डिड नॉट एग्जिस्ट, एंड शी वाज, आज के दौर के हिसाब से शी वुड हैव बीन अ PhD, शी वाज अ स्कॉलर ऑफ शारदा विद्यापीठ। There's nothing greater honor than being a student of Sharda Vidyapeeth. Some of the extraordinary people in the world have been students of Sharda Vidyapeeth. हमारे Kota Rani, the last हमारे पास queen अब was- 40 सेकंड बचे हैं। जी। उस So she died of natural causes. and I'll come back to you. Please. नहीं, मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे दो विद्वानों के बीच में एक वार्तालाप रहा। पुराने ज़माने में ऐसे डिबेट जो थे, शास्त्रार्थ की, वही मैं बोल रहा हूँ, शास्त्रार्थ की जो बात है ये परंपरागत शास्त्रार्थ है, और इसमें ना तो कोई सही ना तो कोई गलत होता है। नहीं, वो तो है ही हाँ, नहीं। I know आप किसकी बात कर रहे हैं। You are talking about Kota Rani. Kota Rani was murdered. She was the last queen of Kashmir. हाँ, हम इस पे आगे तो ये बात बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है कि शामिर वर्ड्स उसको में, मारा था। वैल्यू ऑफ वर्ड्स में, शब्दावली में, ये शब्दावली की शब्दा वैली शब्दावली का शब्द। हाँ, में ये एक खासियत रही हमारी, और इसके लिए मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खास कर आपको। So now I know it was Shamir who killed Kota Rani in captivity. Yeah. वो भी एक्चुअली उसमें भी दो थ्योरीज हैं। एक आधिकारिक रूप से ऐसा माना जाता है कि कोटा ने अपनी जान, उसने on the wedding night she said, when she opened her stomach, she said intestines came out and she said, this is my wedding gift to you. Oh my God. So but I dispute that. It is in my research work Sridesh that Kota Rani ने अपने जीवन में तीन या चार बारी उसने शादियां की, और वो शादियां उसने इसलिए की कि वो नहीं चाहती थी कि एक ऐसा रिलीजन जो वायलेंस डोमिनेटेड है वो कश्मीर में आए। जिस लड़की ने इतना कुछ झेला हो वो एक शादी में अपने जान नहीं लेगी। शी वॉज मर्डर्ड, बट दिस इज ऑफिशियली जो हमारे आज के ब्रॉडली पॉपुलर हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा मानते हैं कि उसने अपनी जान खुद ली। आई डू नॉट बिलीव अ वुमन एज स्ट्रांग एज दैट विल डू दैट। शी हैड नो रीजन टू डू दैट। अच्छा, वो एप्पल की कहानी है। एप्पल की कहानी तो ये, आई मीन इट्स आई टीच इट एट IIMs। तो किसी को भी अगर छोटे छोटे गेंदे भी अगर आप लें ना तो उनको ऐसे समेट, जैसे रेत है, आप कितना भी उसको संभालें वो फिसल जाती है आपके हाथ से, कोई भी आप ऐसे उठा नहीं सकते उसको। मुश्किल से अल्टीमेटली एक या दो ही बचेंगे आपके पास। और इनमें से, इन पांचों राजकुमारों में से एक राजकुमार ऐसा था जो शायद बाकियों से उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं था। उसको लगा कि ये चार के रहते मेरा नंबर नहीं आएगा। उसने उन चारों को आपस में कुछ करके उलझा दिया। वो आपस में उलझ गए तो ये चुपचाप से जितने सेब थे लेके पहुंचा, कहा माँ देखो सबसे कम है पर लाया तो मैं ही हूँ। उसने कहा बिल्कुल सही।